अलौकिक शक्तियाँ, परालौकिक शक्तियाँ, ऐसे क्या युग होते हैं कुंडली में जो हमें देखने से पता चलता है? मतलब बहुत सारे ऐसी शक्तियाँ हो जाती हैं जो स्वतः हमसे जुड़ जाती है या फिर हम उस फील्ड की तरफ चले जाते हैं। तो कुंडली में ऐसे कुछ योग होते हैं, जैसे आध्यात्मिक के लिए हम 4 राशियाँ स्पेशल होती है, जैसे बुध की, गुरु की, तो जो तीसरी नंबर की होती है मिथुन और बुध की होती है जो कन्या। 3 और 6 बुध की, 9, 12 मतलब गुरु की धनु और मीन राशि है, सबसे ज़्यादा मीन राशि। तो ये आध्यात्म के लिए बहुत सही राशियाँ होती है। इसके साथ ही हम देखें कि ग्रह देखते हैं तो गुरु, शनि, सूर्य और केतु ये बहुत अच्छे और अलौकिक शक्तियों से जोड़ने का काम करते हैं और अध्यात्म में ले जाते हैं। इसको जिसको हम बोल सकते हैं सुपर नेचुरल पावर। तो कुछ योग है, जैसे सबसे पहले आपको लग्न को देखना पड़ेगा कि लग्न में यदि बल है तो व्यक्ति क्या करता है, दूसरों पे छाप छोड़ देता है, मतलब मान सम्मान इज्जत। एक आध्यात्मिक तरफ से भी हम देख सकते हैं कि यदि लग्न भले है तो व्यक्ति बहुत सही होता है, दूसरों पे छाप छोड़ने का काम करता है। और इसके साथ कुछ योग है जो वो हम देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पे संपर्क कर सकते हो और इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। जो जैसे पहला सूत्र हम देखते हैं कि यदि छठे भाव में सूर्य हो और केंद्र में गुरु हो या शुक्र हो, दोनों में से कोई भी हो, या तो छठे सबसे कंपलसरी है कि जो सूर्य है वो छठे भाव में होना चाहिए। उसके साथ में जो पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव होता है केंद्र वाले, इनमें या तो गुरु हो, सिर्फ गुरु हो तो भी ये योग बनेगा, या फिर शुक्र हो तो भी ये योग बनेगा। तो अलौकिक शक्तियां ऐसे जातक का हमेशा सपोर्ट करती है। मतलब जिसके सामने सूर्य छठे में होता है ना, तो शत्रु भी जिसको सामने नतमस्तक हो जाते हैं, वैसा जातक होता है। इसके बाद अगला सूत्र है कि जो 12वां भाव होता है वो पितरों का भी हम देख सकते हैं, आध्यात्म का, मोक्ष का हम देख सकते हैं। तो यदि पितृ सपोर्ट में हमारे खड़े हो जाते हैं तो वो बोलते हैं, यदि पितृ नाराज है तो फिर कुल के देवी देवता भी हमारे सपोर्ट में नहीं आते हैं। तो सबसे पहले तो पितरों का ही हमें कृपा चाहिए, तो वो ऐसे विचार भाव हमें दे देते हैं। तो यदि इनका संबंध बन जाता है तो भी बहुत सही रहता है। जो दूसरे लोगों पर छाप छोड़ते हैं, 12वें भाव का स्वामी यदि नवम भाव से बन जाए तो भी आध्यात्म की तरफ से हम ध्यान से, जप से, पितरों के सहयोग से अलौकिक शक्तियाँ सपोर्ट में करती है। और बाद जैसे 12वें भाव का स्वामी अच्छी पोजीशन में हो, राहु केतु से दृष्ट नहीं हो, तो ये चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही जो 7वां भाव होता है वो सिद्धि का होता है। तो यदि वो 7वें भाव का स्वामी स्वराशि का हो, उच्च का हो, मित्र की राशि में हो, और मानो ये 6, 8, 12 में बन रहा हो तो भी हम देख सकते हैं कि अलौकिक शक्तियाँ जुड़ जाती हैं। इसके बाद में 8वें भाव का जो भाव होता है वो समाधि का होता है। तो इसी जो 8वें भाव का स्वामी है स्वराशि का, उच्च का हो, मित्र राशि में हो, 6, 8, 12 में हो, तो ऐसा व्यक्ति सिद्ध पुरुष बन जाता है। मतलब बोलते हैं ना, तंत्र मंत्र 8वां भाव तो वैसे ही बहुत गूढ़ रहस्यों का होता है। जैसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि मंत्र की अपने मन की बात बोल देते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत जो भाव रहता है, नवम भाव रहता है, जिसको हम धर्म का, अध्यात्म का, गुरु का बोल सकते हैं। इसका जुड़ा होना ज़रूरी हो। यदि नवम भाव भाग्य भाव का स्वामी है, जैसे वह स्वराशि का, उच्च का हो, या नवम भाव का स्वामी नवम में ही बैठा हो तो भी ये योग बन जाते हैं। इसके साथ ही पहले भाव का स्वामी यदि लग्न का स्वामी नवम में चला जाए तो ऐसी शक्तियाँ जुड़ जाती है। पंचम भाव का स्वामी नवम में चला जाए तो भी हम बोलो कि मंत्रों से सिद्धि हो जाती है ना, जब बोल सकते जपात जपात सिद्धि, तो वो पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में जाता है तो ऐसी चीजें मिलती है। 7वें भाव का स्वामी जाएगा तो योग, मेडिटेशन, साधना, ध्यान के द्वारा व्यक्ति शक्तियों से जुड़ेगा। 8वें भाव का स्वामी चला जाता है तो तंत्र मंत्र से नवम भाव में जाता है, तो तंत्र मंत्र से ऐसा व्यक्ति जुड़कर दिव्य शक्तियों को प्राप्त करता है। तो ये कुछ सूत्र है जिसमें सबसे ज्यादा अहमियत नवम भाव की है और आपके लग्न की है। तो जो सुपर नेचुरल पावर हम जिसको बोल सकते हो वो देखने को मिलती है यहाँ पे। धन्यवाद दोस्तों।